साल 1998 था और मैं 15 साल की थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त यूके में हमारे हाई स्कूल में 1 साल बिताने के बाद इंडिया वापस आ गई थी। उसके पापा एक फेमस यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर थे। उसके जाने के बाद मैं उसे बहुत मिस करती थी और किसी तरह मैंने अपने दादाजी को मना लिया कि वो मुझे आने वाली गर्मियों में उससे मिलने इंडिया भेज दें। मैं जुलाई की एक उमस भरी शाम को इंडिया पहुंची, पूरी तरह थकी हुई लेकिन एक्साइटेड। मेरी दोस्त और उसकी मम्मी ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया। वो कमरा घर का इकलौता ट्रेडिशनल कमरा था जहां पुराने लकड़ी के फर्नीचर और पूर्वजों की फ्रेम की हुई तस्वीरें लगी हुई थीं। जब उसकी मम्मी ने एक बड़ी लेकिन बेहद पुरानी लकड़ी की अलमारी को खोला ताकि मेरे लिए बिस्तर निकाल सकें, तो उसमें से अचानक एक ठंडी सी हवा निकली। मैंने सोचा कि शायद नीचे के फ्लोर पर होने की वजह से कमरा ठंडा है और मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। पहली रात मैं अच्छे से सोई, लेकिन दूसरी रात जब मैं छत के पंखे की आवाज़ और बाहर आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनते हुए जाग रही थी तो मुझे हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। पहले मुझे लगा कि शायद बाहर गली में कोई लेट नाइट गेट टुगेदर हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो हंसी तेज होने लगी और फिर डरावनी हो गई। एक गहरी भयानक मर्दानी हंसी जो मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं भागकर अपनी दोस्त के कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन मेरी हैरानी की इंतहा तब हुई जब मैंने पाया कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैं तो फुसफुसा भी नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर पर कोई भारी बोझ आ गया हो और वो हंसी और तेज और पास आती जा रही थी, जैसे कोई मेरे बेड के पास खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा रहा हो। डर ने मेरे गले को जकड़ लिया, लेकिन दिमाग में मेरी दादी की कही हुई बात याद आ गई कि अगर कभी कुछ बुरा लगे तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से और पूरी उम्मीद के साथ। जैसे जैसे मैंने दोहराना शुरू किया, मेरी सांसें ठीक होने लगीं और डर की जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। अचानक वो हंसी बंद हो गई और कमरे में एक भारी सी खामोशी छा गई जो मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अब हिल सकती थी। मेरी पहली इच्छा थी कि मैं दौड़कर अपनी दोस्त के पास जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन हो गया कि वहां जो भी था वो अब जा चुका है। मैं किसी तरह सो गई, बेचैन लेकिन बिना किसी सपने के। अगली सुबह नाश्ते पर मैंने डरी सहमी अपनी बात बताई। मेरी दोस्त और उसके कजिन्स ने ध्यान से सुना और फिर आपस में नजरें मिलाईं। उन्होंने मुझे बताया कि जिस अलमारी में से बिस्तर निकाला गया था वो उनके परदादा जी की थी, जो बहुत गुस्सैल इंसान माने जाते थे। उनके जाने के बाद कुछ घरवालों ने उस अलमारी के पास अजीब आवाज़ें सुनी थीं और कुछ लोग मानते थे कि उनकी बेचैन आत्मा अब भी वहीं भटकती है। उसके एक कज़न ने मजाक में कहा कि नए लोगों से घर की आत्माएं अक्सर खेल करती हैं, टेस्ट करने के लिए। एक और ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद तुम्हारा भी टेस्ट लिया गया था, तुम्हारे हौसले की लिमिट पता लगाने के लिए। उनकी बातें हल्की फुल्की लग रही थीं, लेकिन मुझे उस कमरे की उस रात की वो गहरी गूंजती हंसी कभी नहीं भूलेगी। आज भी जब कभी हनुमान चालीसा की शुरुआत सुनती हूँ तो वो डरावनी मजाक उड़ाती हंसी और वो भारी बोझ याद आ जाता है। वो यादें एक साए की तरह हैं, उस गर्मी की जब मैंने जाना कि हर आत्मा बस यूं ही छुपकर नहीं रहती। ये कहानी मेरे नाना के पुराने घर की है जो ओमान में है। मुझे उस वक्त की अपनी सही उम्र तो याद नहीं, लेकिन शायद मैं 11 या 12 साल का रहा हूँगा। ये अनुभव मुझे आज भी याद आता है और हमेशा इसे सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर वीकेंड हम अपने नाना के घर जाते और रात के करीब 11 या 11:30 बजे तक वहाँ रुके रहते। ये हमारे परिवार की परंपरा थी और मेरे इलाके में ये आम बात थी। एक रात जब हम वहाँ थे तो देर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, करीब 1 बज चुके थे। मेरी मौसी ने, जो शादी से पहले वहीं रहती थीं, मुझसे उनके कमरे से एक चीज़ लाने के लिए कहा। उस वक्त घर के आगे बने टेंट में सब लोग इकट्ठा थे। ज़्यादातर रिश्तेदार जा चुके थे और बस कुछ ही लोग बचे थे। घर पूरी तरह खाली था। मैं बिना कुछ सोचे अंदर चला गया। मौसी के कमरे में पहुंचकर मैं बीच में खड़ा हुआ और याद करने लगा कि मुझे क्या लाना था। तभी मेरे दाएं कान में किसी ने साफ साफ मेरा नाम फुसफुसाया। वो एक महिला की आवाज़ थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज़ मेरे ठीक बगल में खड़ी हो। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और लगभग दौड़ते हुए वापस टेंट में आ गया। मैं अब भी सदमे में था।
समझ नहीं आ रहा था कि किसी को बताऊं या नहीं। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर सबको बता दिया, लेकिन मेरी मौसी और बाकी परिवार को कोई हैरानी नहीं हुई। मौसी ने हल्के से मुस्कुराते हुए बताया कि उनका कमरा जिन से हॉन्टेड है। उन्होंने कहा कि कई बार सोते समय भी जिन उन्हें परेशान करते थे। इतना ही नहीं, वहां सिर्फ एक जिन नहीं बल्कि अनेकों थे। आज पूरे 27 साल बाद भी मैंने कभी किसी तरह के भ्रम या मानसिक गड़बड़ी का अनुभव नहीं किया। वो घटना मैं कभी नहीं भूला। ये मेरे लिए एक सबक है कि हमारे साथ अदृश्य शक्तियां भी मौजूद हैं। न केवल वो हमें देखती हैं बल्कि हमें पहचानती भी हैं, यहाँ तक कि हमारे नाम भी जानती हैं। उस अनुभव के अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे मैं पैरानॉर्मल कह सकूं। जब मैं छोटा था, शायद 8 या 9 साल का, तो अक्सर बेसमेंट में जाकर अपने डैड के पीसी पर वाइस सिटी या वर्चुआ कॉप खेलता था। हमारा बेसमेंट काफ़ी बड़ा था, यू शेप में, और सीढ़ियाँ ठीक बीचों बीच नीचे उतरती थीं। पीसी तक पहुंचने के लिए मुझे पूरे बेसमेंट के दूसरी तरफ जाना पड़ता था। वहां सिर्फ एक ही लाइट स्विच था। सीढ़ियों के नीचे, जो पीसी से काफ़ी दूर था, उसी के पास एक छोटा बाथरूम भी था। ये जानना ज़रूरी है कि ऊपर का दरवाज़ा काफ़ी टाइट फिट होता था। अगर कोई उसे खोलता तो उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती। इसी तरह अगर कोई सीढ़ियों से नीचे आता तो हर कदम की चरमराहट महसूस होती। पर कई बार जब मैं पीसी में पूरी तरह खोया होता तो अचानक से बेसमेंट की लाइट बंद हो जाती। कोई झपक नहीं, कोई पावर कट नहीं, बस सिर्फ बेसमेंट की लाइट। पीसी ऑन रहता पर बाथरूम की लाइट भी नहीं जलती। मैं एक पल के लिए तो घबरा जाता, लेकिन फिर अंधेरे में भागता हुआ स्विच तक पहुंचकर लाइट वापस ऑन कर देता। डरावनी बात यह थी कि मेरे अलावा नीचे कोई नहीं होता, ना ही ऊपर का दरवाज़ा खुला होता और ना ही सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आती। मैंने मम्मी पापा से पूछा कि क्या ये उनकी कोई शरारत थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर ये और अजीब होने लगा। रात में जब मैं ऊपर जाता तो कई बार मेरी नज़र के कोने में कुछ हलचल होती। एक बच्चा बिना चप्पलों के तेजी से हमारे कॉरिडोर में भागता हुआ दिखता। छोटे छोटे हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई देती, पर जैसे ही मैं मुड़कर देखता, वहाँ कुछ भी नहीं होता। ऐसा हर रात नहीं, लेकिन इतनी बार हो चुका था कि मुझे इसकी आदत पड़ने लगी। एक बार तो मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था। लाइट बंद होने वाले हादसे से ये डर अलग था। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझसे खेल रहा हो। जब मैं बड़ा हुआ, शायद 21 या 22 का, तो मैंने बेसमेंट में ही रहना शुरू कर दिया। लाइट बंद होने की घटनाएं रुक चुकी थीं, लेकिन वो अजीब सा देखे जाने का एहसास कभी नहीं गया। कुछ रातों में मेरी नींद खुल जाती। ऐसा महसूस होता जैसे अंधेरे में कोई मेरे पास खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैं उठकर बेसमेंट में घूमता, मन में अजीब सा यकीन होता कि इस बार कुछ दिखेगा, लेकिन कभी भी कुछ भी नहीं दिखा, कभी नहीं। अब मैं उस घर में नहीं रहता। वहां से जाने के बाद मैंने कभी वैसा कुछ अनुभव नहीं किया। वो घर कोई पुराना नहीं था, बल्कि मेरे पेरेंट्स ने इसे नया बनवाया था। वहां पहले खेत हुआ करते थे, मक्के के खेत। उससे पहले उधर क्या था मुझे नहीं पता। कई बार मैं सोचता हूँ कि शायद वो चीज़ मेरे डर से ताकत लेती थी। जब तक मैं उससे डरता था, अजीब घटनाएं होती रहीं, लेकिन जब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो इसका असर भी खत्म हो गया। मैं फिलहाल जापान में पढ़ाई कर रहा हूँ और अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हूँ। उनका घर उस बदनाम सुसाइड फॉरेस्ट से बस 3 किलोमीटर दूर है, और यही इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपको बेहतर समझाने के लिए मैं 4 दिन पहले की बात से शुरू करता हूँ। मेरी दादी बहुत टाइम से मुझे मिलने के लिए बुला रही थी। मुझे ब्रेक का वेट करना पड़ा, लेकिन आखिरकार मैं उनके घर पहुँच गया। मेरी दादी ने पहले से ही मेरी मम्मी को बता दिया था और सब कुछ ठीक था। मैं वैसे तो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता और ज़्यादा धार्मिक भी नहीं हूँ। गोस्ट एडवेंचर्स और गोस्ट हंटर्स जैसे शो देखे हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे यकीन हो। मैं चर्च में भी टिक कर नहीं बैठ पाता। ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, मुझे लगता है कि कोई हायर पावर हो सकता है, पर यकीन से तो कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन जो मैंने यहाँ एक्सपीरियंस किया, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने जब अपनी दादी के घर में कदम रखा तो 2 चीज़ें फौरन नोटिस की। पहला, घर बहुत छोटा था, और दूसरा, मेरे सीने पर किसी ने जैसे बहुत ठंडी बर्फ रख दी हो, कुछ वैसा ठंडा एहसास हुआ।
मैंने दादी से पूछा कि कहीं एसी या फैन तो नहीं चल रहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने इसे इमेजिनेशन समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ तो अजीब था। घर काफी पुराना था और कई जगह टूट फूट के निशान दिख रहे थे। अंदर से हालांकि ये मॉडर्न था। लिविंग रूम, 2 बाथरूम, ऊपर एक गेस्ट रूम था जो बैकयार्ड की तरफ खुलता था और ऊपर ही एक बाथरूम भी था। पहले दिन मैंने घर और बैकयार्ड को एक्सप्लोर किया। वहाँ एक सुंदर सा ज़ेन गार्डन भी था। पहले दिन कोई अजीब घटना नहीं हुई सिवाय उस ठंडे एहसास के। उस रात मैं ऊपर के गेस्ट रूम में सोया जो दादी दादा के कमरे के ऊपर था। कमरे में टाटामी मैट्स और स्लाइडिंग डोर्स थे जो इसे 2 हिस्सों में बांटते थे। पहले हिस्से में शेल्व्स थीं जिनमें मंगा, एनिमे, म्यूजिक, सैंडल्स और छोटे मोटे आइटम्स थे। दूसरा हिस्सा जहां स्लाइडिंग डोर्स खोलकर जाते थे, वहां फ्लैट बेड था और विंडो से गार्डन दिखता था। जब मैं पहले हिस्से में अपना सामान रखने झुका तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तेजी से गिर रहा हूँ। मेरा सीना भारी हो गया, सर घूमने लगा और मैं हाथों और घुटनों के बल गिर गया। मेरी नजरें धुंधली होने लगीं। तभी वो ठंडी हवा का एहसास फिर से हुआ, पर इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे अपने गले के पास ठंड महसूस हुई और सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं डर गया था, मदद के लिए पुकारना चाहता था लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लगा जैसे सदियों बीत गई हों, लेकिन ये सिर्फ 30 सेकंड का मामला था। जैसे ही मैंने फिर से सांस ली, मैं सीधा नीचे भागा और दादी को सब बता दिया। उन्होंने पूछा कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे किचन में बैठाया और चाय बनाई, ये कहते हुए कि इससे मुझे अच्छा लगेगा। चाय का टेस्ट अजीब था, लेकिन उस वक्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा शायद मैं डिहाइड्रेटेड हूँ या कोई इन्फेक्शन हो गया है। मैं डर के बावजूद फिर से ऊपर गया और उस रात इसके बाद कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बिना किसी घटना के बीता, लेकिन रात में कुछ अजीब हुआ। मुझे विंडो के पास किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें अफसोस की भावना झलक रही थी, जैसे कोई माफ़ी मांग रहा हो। मुझे लगा कि शायद मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर वही ठंडा एहसास मेरे सीने पर हुआ और मुझे लगा जैसे वहाँ कोई है। डर के मारे मैंने कंबल ओढ़ लिया और किसी तरह सो गया। लेकिन अब चीज़ें और अजीब होने वाली थीं। मैंने बार बार एक ही सपना देखना शुरू किया। हर बार जब मैं सोने की कोशिश करता, वही सपना शुरू हो जाता। सपने में मैं एक धुंधले जंगल में होता। दिन के उजाले में एक कच्ची पगडंडी थी जो एक चट्टान की तरफ जाती थी। जैसे ही मैं जंगल से निकलता, वो पगडंडी अचानक खत्म हो जाती। पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होता और आगे सिर्फ एक गहरी खाई दिखती। तभी अचानक एक औरत खाई में गिरती हुई नजर आती और जैसे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती। हर बार मैं उसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन मेरे हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते। कभी कभी मुझे दूर से पानी में गिरने की आवाज़ आती और फिर वही बर्फ जैसी ठंड मुझे घेर लेती। एक रात मैंने उसे सच में पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसकी कलाई पकड़ी, मेरे कंधे और कलाई में भयंकर दर्द हुआ, जैसे मैंने किसी बहुत भारी चीज़ को पकड़ लिया हो। वो औरत करीब 20 साल की लगती थी। लंबे भूरे बाल, भूरी आंखें और गंदी सफ़ेद ड्रेस। उसका चेहरा थोड़ा सांवला लेकिन मटमैला सा था। उसने वही कहा जो अक्सर मुझे विंडो के पास सुनाई देता था, आई एम सॉरी। दर्द की वजह से मेरी नींद खुल गई। ये कहानी लिखते हुए अभी भी मेरी कलाई पर लाल निशान है और कंधा ऐसा लग रहा है जैसे उतरने वाला हो। दादी, जो पहले यकीन नहीं कर रही थी, अब खुद कुछ पता करने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें नहीं पता क्या करना है और मुझे भी नहीं। मैं सोने से डरता हूँ क्योंकि हर बार वही सपना आता है। मैं ऊपर के कमरे से दूर रहता हूँ और रात को वहाँ अकेला नहीं जाता। ठंडा एहसास अब भी महसूस होता है, लेकिन पहले से हल्का। कभी कभी वो एहसास नर्म लगता है, पर फिर भी उस लड़की की मौजूदगी का डर बना रहता है। तो दोस्तों, कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास भी है किसी भी तरह की डरावनी कहानी, चाहे भूत या आपके साथ हुआ कोई डरावना हादसा, तो डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना गूगल फॉर्म भरें और उसी में अपनी स्टोरी को डिटेल में बताएं। क्या पता अगली बार आपकी कहानी ही सबका दिल दहला दे। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ।